हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल प्रयाग विजन एकेडमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। और हम आप आज जो है अलजेब्रा के नेक्स्ट पार्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी क्या क्या कंडीशंस होते हैं, क्या क्या इसमें लैंग्वेज यूज़ होती है, किस टाइप की टर्मिनोलॉजी होती है, ताकि आप इसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अच्छे से समझेंगे और क्वेश्चन में किस तरह एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है किस फॉर्म में हम इसे डिनोट करते हैं? z इज इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में डिनोट करते हैं। a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजनरी पार्ट। a और b जब क्या होता है, इसको रियल पार्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें i जो जिसे हम इमेजिनरी सिंबल यूज करते हैं वो इसके साथ नहीं होता है, तो इसलिए इसे रियल पार्ट कहते हैं। और इस भाग को जिसके साथ i लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पर जो है a और b दोनों ही नंबर रियल नंबर होते हैं, दोनों ही नंबर रियल नंबर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z जो होता है वो दो रियल नंबर से मिलकर बना होता है, दो रियल नंबर से मिलके बना होता है। i इज द इमेजिनरी यूनिट। इसकी जो वैल्यू होती है वो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होती है, या कहीं कहीं पर आपने इसको इस फॉर्म में देखा होगा, लिखे कि अंडर रूट के अंदर -1 लिखा होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो किस तरह से इनको लिखा जाता है। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में ये लिखे हुए हैं। क्या क्या टर्मिनोलॉजी और फॉर्म्स हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें जो टर्म यूज होता है वो होता है, आपको पहले ही बताया था इसमें अभी, कि रियल पार्ट ऑफ जेड उसको लिखते हैं आर ई जेड, और जो वैल्यू होती है वो ए होती है, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट को छोड़ करके होती है। सेकेंड थिंग्स है इसमें इमेजिनरी पार्ट को इमेज जेड लिखते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है वो बी होती है, जो इस फॉर्म में लिखा जाता है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसे हम लोग इमेज जेड बोलते हैं, और यानी कि जेड का इमेजिनरी पार्ट। और ये क्या होता है? ए होता है, इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड। दूसरा यहाँ पे एक और टर्म यूज होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि यदि कोई नंबर आपका z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं, और जो उसका कॉन्जुगेट लिखा होता है वो a माइनस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है। मीन्स यहाँ पे जो साइन है प्लस का वो रिवर्स कर देते हैं माइनस के साथ, अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट कहते हैं। अगला है मॉडुलस। मॉडुलस क्या है? उसका रियल वैल्यू कितना है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर z की रियल वैल्यू कितनी है। यानी कि अगर हम रियल पार्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ z की बात करें तो उसको डिनोट करते हैं मॉड z से, और इसकी जो वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। यानी अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, और जो वैल्यू आती है उसे हम क्या कहते हैं? मॉडुलस। अगला है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्गुमेंट क्या होता है? जो ऑर्गन प्लेन पर जो आपके नंबर्स होते हैं, रियल नंबर ए और बी, एक्चुअली ये इस फॉर्म के होते हैं। इसको ऐसे देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं ए गया है और वाई एक्सिस पे बी गया है, तो ये आपको ऐसे लिखा जाएगा। इसी को हम लोग आर बोलते हैं, और इसी को हम लोग जेड के फॉर्म में भी लिखते हैं। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी जहाँ पे मीट करते हैं, इसे हम ऑर्गन प्लेन पे ए कॉमा बी लिखते हैं ना, ठीक है। और यहाँ से जो इसकी एंगल फॉर्म होता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट कहते हैं। उस एंगल को क्या कहते हैं? आर्गुमेंट जेड कहते हैं। जो कितनी होता है? tan इनवर्स b बाई ए। tan को हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन
बेस लिखा गया है जिसकी वैल्यू क्या होती है, tan थीटा होती है। तो आर्गुमेंट जो z होता है वो tan थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू tan हाँ थीटा इज इक्वल टू, यानी कि जो थीटा होता है वो आपका क्या होता है, आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट z होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, tan इनवर्स b/a। इसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। अभी से और आगे डिटेल में देखेंगे। For a complex number z is equal to a plus ib, the argument is angle theta between the positive real axis and the line joining the origin to the point AB in the argand plane। यही इसी चीज को हमने अभी आगे आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर यदि ऐसा कहीं बना हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ पर आपका A यूनिट गया हुआ है, यहाँ पर B यूनिट है, तो ये जो ओरिजिन से होते हुए जो लाइन ड्रॉ होती है यही आपका R होता है, और यहाँ से जो इसका एंगल होता है वही क्या होता है, आर्गुमेंट होता है थीटा। मेजर इन रेडियंस, इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट लाइज इन -π एंड π। हम जानते हैं कि यहाँ पर पाई और -π कहाँ पे होता है, यहाँ पे हम पाई लिखते हैं और यहाँ पर हम -π लिखते हैं। तो पाई और -π के बीच यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट एग्जिस्ट करता है ना। तो उसको हम लोग जो वैल्यू आती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहते हैं। और यदि कोई वैल्यू हमें ऐसी मिल जाए जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट जाती है, तो उसे हम एंगल से उसको माइनस करके वापस हम इसी आर्गन प्लेन में ले आते हैं कि उसका ताकि उसका हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बता पाए। आगे चलते हैं। डिटरमाइन द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के हिसाब से ही और उसका ये आपका जो है कहते हैं थीटा की वैल्यू आती है। जैसे द क्वाड्रेंट ऑफ ए बी डिटरमिन्स द एडजस्टमेंट ऑफ थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट यदि ए और बी दोनों पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर जो थीटा की जो वैल्यू होती है, जो आर्गुमेंट की वैल्यू होती है, जो आर्गुमेंट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सिंपल tan इनवर्स b/a होती है। लेकिन अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b/a, tan इनवर्स मॉड ऑफ b/a। यहाँ पर आपका ये आर्गुमेंट ये होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाता है तो -π tan इनवर्स मॉड ऑफ b/a। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि होता है, हम ये क्वाड्रेंट पहचानते कैसे हैं, क्वाड्रेंट हम पहचानते हैं कि जो z इज इक्वल टू a प्लस ib कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, वो उसके जो रियल नंबर्स हैं a और b, उसके साइन क्या है, और उसी साइन के थ्रू हम ये जानते हैं कि वो समझ पाते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए आपको z इज इक्वल टू लिखा हुआ है -2 प्लस i3 या 3i, तो -2,3 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो हम ये पता चल गया कि जो है कहते हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट होगा वो कितना होगा, tan इनवर्स पाई माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ b/a। तो सिंपल पहले हम उसका एंगल निकाल लेंगे, यानी कि आर्गुमेंट निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद पाई से माइनस कर देंगे, तो उस क्वाड्रेंट में हमें या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्गुमेंट क्या होगा ये पता चल जाएगा। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में और इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी सिंपल हमें पहले क्या फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू देखनी है कि वो किस क्वाड्रेंट के एलिमेंट हैं, यानी कि जो जेड पॉइंट है, जो जेड नंबर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो किस क्वाड्रेंट का है, ये पता कर लेंगे। उसके बाद सिंपल हम एंगल फॉर्म करते हैं, और एंगल फाइंड करने के बाद सिंपल हम उसमें उसको अप्लाई कर देते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट बनेगा। अभी इसे क्वेश्चन के थ्रू हम और अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए z इज इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस i में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो a की वैल्यू है 1 है और b की वैल्यू 1 है। यहाँ पर x y लिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ले सकते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है a और b,
है ना। तो थीटा की जो वैल्यू होगी सिंपल tan इनवर्स b बाई ए आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में, अच्छा उसकी एक और ट्रिक है उसको समझने का, कि अगर किस क्वाड्रेंट में है तो हम उसे कैसे, उसका आर्गुमेंट कहाँ पे हमें बताना है। तो मान लीजिए सिंपल हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर आर्गुमेंट है थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है जो होगा वो कितना होगा, पाई माइनस थीटा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे माइनस लगा देना है, यानी कि माइनस पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा, यहाँ का आपका बन जाएगा। और यहाँ पे उसी सेम तरीके से अगर हम इस थीटा पे अगर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे थीटा की माइनस लगा लिखेंगे तो यह कितना जाएगा, माइनस थीटा। क्लियर है, ये आपको समझ में आ रहा है, ये एक तरह से ट्रिक है आपको समझाने के लिए। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर अगर हम एंगल थीटा लेते हैं तो, और यहाँ पर हम सीधा क्या लिख देते हैं, पाई माइनस थीटा। मीन्स अगर आर्गुमेंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वहां पर का जो आर्गुमेंट होगा वो थीटा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो वहां का जो आपका आर्गुमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पाई माइनस थीटा। और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सिंपल हम क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक तरह से इमेज ले लेंगे इस चीज का, माइनस लगा करके, तो माइनस पाई माइनस थीटा कर देंगे। तो ये सिंपल हमें थर्ड क्वाड्रेंट का जो आर्गुमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट जाना है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का निगेटिव करके लिख देंगे। तो सिंपल ये है, आप समझ गए होंगे, ये अच्छा लर्न करने का तरीका हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सिंपल जो है कहते हैं आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर सीधे सीधे आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए करेंगे, 1/1 लिखेंगे। और tan इनवर्स 1 आपका क्या होता है, tan इनवर्स 1 आपका कितना होता है, पाई बाई 4 होता है। तो जो आपका आर्गुमेंट हो गया वो कितना हो गया आपका, पाई बाई 4। क्लियर है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। मान लेते हैं आपका यहाँ पर z इक्वल टू है -1 माइनस आई, यानी कि यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है a की वो -1 है और b की -1 है। यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। तो हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एंगल फाइंड करेंगे। एंगल फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई, मॉडुलस के अंदर b बाई ए सिंपल रख देंगे। तो यहाँ से जो कैलकुलेट करके आया वो कितना आ गया, पाई बाई 4। एंगल कितना आ गया, पाई बाई 4। अब हमें ये देखना है कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहे थे, इसके जो रियल नंबर फाइंड थे a और b, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा, यानी कि जस्ट इसका माइनस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमें फोर्थ क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर हम यही यूज करेंगे और थीटा की जगह पाई बाई 4 लिख देंगे, यानी कि माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। तो हमें जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा वो फाइंड हो जाएगा -3 पाई बाई 4। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट में देखते हैं कि इस आर्गुमेंट में और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो और प्रोडक्ट ऑफ आर्गुमेंट देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ आर्गुमेंट में किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम एडिशन फॉर्म में लिखते हैं। इसका भी लर्न करने का तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इसे हम कैसे समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर सम प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, मीन्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का अगर आर्गुमेंट है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। आपने अगर लॉग पढ़ा होगा तो हम लॉग में a इंटू बी का फॉर्मूला लर्न होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखते थे, लॉग a प्लस लॉग b, कुछ इस टाइप का आई थिंक आपने पढ़ा होगा, या शायद मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो एडिशन में ही जाता है इसी टाइप से। हाँ, इसी की प्रॉपर्टी यूज होती है, ऐसे यूज होता है। ठीक है, आगे जो है कहते हैं, देखते हैं कोसेंट फॉर्म में, यानी कि अगर डिवाइड होता है, यानी कि अगर आपका लॉग a बाई बी अगर लिखा हुआ है तो इसे हम क्या लिखते हैं,
log a माइनस log b, है ना। ये इसी तरह से लर्न कर सकते हैं। सिमिलर इसी तरह से आर्गुमेंट का भी कॉन्सेप्ट होता है कि द आर्गुमेंट ऑफ द कोसेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज द डिफरेंस ऑफ देयर आर्गुमेंट, डिफरेंस ऑफ देयर आर्गुमेंट, डिफरेंस ऑफ देयर आर्गुमेंट। और लर्न करने का तरीका है, हमें लॉग हमने पढ़ रखा है, लॉग का हमें अच्छा खासा प्रैक्टिस होता है, तो उससे हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा है पावर, द पावर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर रेज टू an integer power is the power multiplied by the argument of, if z is a complex number and n is an integer, then argument z की power n is equal to n into argument z। मीन्स अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर है और उसका यदि हमें आर्गुमेंट लेना है तो जो पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है आर्गुमेंट में। सेम उसी तरीके से जैसे किसी नंबर की पावर यदि n है और उसका हम लॉग लेते हैं तो जो पावर होती है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है लॉग में, ठीक उसी तरीके से। तो इस तरह से हम इसको इससे कोरिलेट करके इसे लर्न कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टीज है आर्गुमेंट की। अगला है ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी सिंपल। यदि किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम किस तरह से देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस चीज को देखते हैं। तो सिंपल है, यदि अगर z इज इक्वल टू आपका a प्लस आई बी है और मान लीजिए z1 है और z2 इज इक्वल टू दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आई डी है, तो z1 प्लस जो z2 होगा, सिंपल हम इसको और इसको ऐड कर देंगे और प्लस i टाइम्स इसको और इसको ऐड कर देंगे, मीन सिंपल एडिशन हो जाता है। ऐसे यहां पर हम देख सकते हैं a प्लस सी प्लस बी प्लस डी आई। सब्ट्रैक्शन में भी सेम इसी तरह से माइनस कर लेंगे, a माइनस सी प्लस b माइनस डी आई। यहां पर देखिए इसी तरह से मल्टीप्लाई में जब हम आते हैं तो मल्टीप्लाई में देखेंगे कि किस तरह से करते हैं। तो सिंपल जैसे हम दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले उसी तरह से मल्टीप्लाई से हम कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो यदि हम यहाँ पर मान लीजिए लिखते हैं, यहाँ से ही देख लेते हैं, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम a को c से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a डी आई हो गया। फिर उसके बाद b i का c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, b c i। और फिर जब b i का d i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b d i स्क्वायर, यहाँ पे ये आ जाएगा। और जब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पे जो ये प्लस है ये सिंबल किस में बदल जाएगा, ये आपका माइनस में बदल जाएगा। क्लियर है, ये बी डी है। तो अब जब हम इसे लिखेंगे तो ये यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे ये -1 हो जाएगा तो ये आई से फ्री हो जाएगा, यानी ये इमेजिनरी पार्ट से ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी रियल हो जाएगा, ये भी, तो इनको एक साथ लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ए सी माइनस बी डी और प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उनको एक साथ लिखना है, तो ए डी प्लस बी सी आई। क्लियर है, यही चीज आई हुई है यहां पर। आगे देखते हैं डिवीजन। यहां पर हम क्या यूज करेंगे कि कॉन्जुगेट का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें मान लीजिए a प्लस बी आई अपॉन सी प्लस डी आई है, ठीक है, इसका हमें डिवीजन अगर करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे दोनों साइड में। तो इसको हम क्या लिख देंगे, a प्लस बी आई और यहाँ पर क्या लिखेंगे, c माइनस डी आई। उसके कॉन्जुगेट से क्या हमें पता है कि कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं और c माइनस डी आई लिखते हैं उसको। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और यदि यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डिवाइडेड बाई c प्लस डी आई इंटू सी माइनस डी आई। जब इसे हम ऊपर नीचे इसी रूल से मल्टीप्लाई वाले रूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल ये क्या आ जाएगा आपका, ए सी माइनस ए डी आई प्लस बी सी आई माइनस बी डी आई स्क्वायर।
बी डी आई स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा आपका, अगर हम ध्यान से दें तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। तो जब इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, c स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर, आई डी का स्क्वायर। ऊपर वाला जो पार्ट है उसको जब हम कलेक्ट करेंगे रियल पार्ट और रियल पार्ट को, रियल पार्ट मतलब ए सी और ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी, बट यहाँ पे क्या है, आई स्क्वायर आ रहा है। तो जो आई स्क्वायर आएगा उसकी वैल्यू -1 होगी और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस क्या बच रहा है हमारे पास, बी सी माइनस ए डी, बी सी माइनस ए बी। ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। फिर उसके बाद आपके पास नीचे आपके क्या बच जाएगा, नीचे जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। प्लस क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई स्क्वायर आएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका डिवीजन आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इसकी आगे का जो पार्ट है वो यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। क्लियर है, आगे देखते हैं। पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है, जैसे अगर हम यहां पर देखिए, मान लीजिए यहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है r, एंगल थीटा फॉर्म करता है। तो इस भाग को हम लोग जब हमें लिखना होता है, इसको रिजोल्यूशन करते हैं इस r का, तो ये क्या, इसे हम क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा। और इस वाले भाग को क्या लिखते हैं, r sin थीटा। r यहां से यहां तक का जो भाग होता है वो क्या हो जाएगा, पार्ट होगा r sin थीटा। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट हो गया वो आपका क्या हो जाएगा, r cos थीटा और r sin थीटा। क्लियर। और जब हम z की वैल्यू लिखेंगे तो z इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो a की जगह हमारे पास क्या है, r cos थीटा, और b की जगह क्या है, i, और उसके बाद क्या है, r sin थीटा, ये b की जगह है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, r को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। क्लियर है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर फॉर्म। इसी को हम क्या कहते देते हैं, पोलर फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, इसी cos थीटा प्लस i sin थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर i थीटा, ये लिखते हैं ना। तो यहां पर अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है z को, कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हम क्या लिख देंगे, r e टू द पावर i थीटा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा। सिंपल कन्वर्जन करने का भी क्वेश्चन आता है। और अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी a प्लस आई बी को अगर अच्छे समझ लेंगे, उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑर्गन प्लेन पे, ये समझ लेंगे, तो हम पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। अगला है डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहता है कि यदि cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n है, cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos n थीटा मीन्स ये जो पावर है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिमॉर्गन थ्योरम। इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके बेस पे भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो डायरेक्ट डिमॉर्गन थ्योरम ही पूछ लेता है। कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं। मान लेते हैं आपको z इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 प्लस 4i, तो मॉडुलस क्या होगा। तो सिंपल मॉडुलस हम जानते हैं कि मॉड z का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और 3 स्क्वायर मीन्स 9 और 4 स्क्वायर मीन्स 16, 16 और 9 25, अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 मीन्स 5। तो जो मॉडुलस होगा वो कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक, क्लियर है, ये बहुत समझ में आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो z इज इक्वल टू दे रखा है 2 प्लस 3i।
एंड दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो i माइनस 2i, और ये फाइंड करने के लिए कह रहा है ZW, मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हम सिंपल ऐसे ही लिखेंगे और एक को पकड़ेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको फिर पकड़ेंगे और फिर यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से फिर सेकंड को पकड़ेंगे फर्स्ट के साथ और फिर सेकंड को पकड़ेंगे तो सेकंड के साथ। इस तरह से ये इस तरह से लिख लेंगे, और जब इसको लिख लेंगे जैसे 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, माइनस है तो माइनस 4i, 3 का 1 के साथ करेंगे तो प्लस 3i, और 3 का 2 के साथ करेंगे तो माइनस 6i स्क्वायर, i इंटू आई स्क्वायर। और जब आई स्क्वायर होता है वो आपको वैल्यू -1 होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये +6 हो गया, तो +6 ये हो गया, और ये कितना है +2 है, +6 + 2 कितना हो गया 8 हो गया, और यहाँ पे -4 और -4i + 3i -i बचा, तो यहाँ पे 8 - i हो गया। कैलकुलेशन बहुत ही ईजी है, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पर आपका कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन है, इन्हें आप जरूर ट्राई करिएगा। अच्छा आपको जो है कहते हैं लर्न करने में सुविधा होगी। प्रैक्टिस तो जरूरी है मैथमेटिक्स में, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो थैंक यू आपको बहुत बहुत इस आज का वीडियो देखने के लिए। इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आगे का जो चैप्टर है अलजेब्रा का पोर्शन हम जल्दी से कवर करेंगे। और अभी हम लोग रियल नंबर कर चुके हैं, रियल नंबर के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर आज कर लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम एक बाइनरी नंबर सिस्टम है तो उसको करेंगे, फिर उसके बाद आपका APGPHP आता है उसको कर लेंगे, और इस तरह से हमारे पास काफ़ी अलजेब्रा का काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा। तो बहुत जल्द ही हो सकता है विद इन वीक हम अलजेब्रा को कवर कर लें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।